नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर के नाम की यहां पर घोषणा हो चुकी है। बता दें आपको कि दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर बने संजय अरोड़ा। राकेश अस्थाना की जगह संभालेंगे पद। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं संजय, और संजय अरोड़ा अब ये नया पद संभालेंगे। बता दें आपको कि तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही साथ वो राकेश अस्थाना की जगह लेंगे। अरोड़ा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी के डायरेक्टर पद पर कार्यरत है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का दूसरा दिन भारत के लिए काफी शानदार रहा है। भारत के खाते में कुल 4 पदक आए हैं और चारों ही पदक भारत को वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। मीराबाई ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण जीता है। साथ ही साथ संकेत और बिंदियारानी देवी ने दोनों ने एक एक रजत पदक अपने नाम किए हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में गुरुराजा पुजारी ने कांस्य पदक जीता और कुछ सकारात्मक नतीजों के अलावा कुछ निराश करने वाले नतीजे भी सामने आए, जहां महिला टेबल टेनिस टीम को क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं स्विमर श्रीहरि नटराज 100 मीटर बैकस्ट्रोक में फिनाले में हार गए और बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेलों के पहले ही दिन भारत कोई पदक जीत नहीं पाया था। लेकिन आपको बता दें कि मीराबाई के द्वारा स्वर्ण पदक जीत लिया गया है और भारत के खाते में ये इस बार इन गेम्स का पहला स्वर्ण है जो कि भारत की झोली में आया है और वो मीराबाई चानू ने कर दिखाया है ये कारनामा। और आपको बताते चले कि शानदार पारी भारत की जारी है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इसी बीच सौरभ घोषाल ने भी यहाँ पर माफी चाहेंगे, सौरभ घोषाल ने श्रीलंका के शमिल वकील को भी इस दौरान 3-0 से हरा दिया है। इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का किस तरह का प्रदर्शन रहा है वो आपको दिखाते चलें ग्राफिक के जरिए कि मीराबाई चानू महिला वेट लिफ्टिंग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बर्मिंघम में भारत का पहला सोना चानू ने जीत दिया है। और आपको बता दें, इस बीच संकेत ने वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम भार वर्ग में पदक जीता और भारत का पहला पदक संकेत ने जीता है। गुरुराजा ने करीब 61 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। गुरुराजा ने 269 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक जीता है। साथ ही बिंदियारानी देवी को वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम वर्ग में पदक मिला है। बैडमिंटन में मिक्स्ड टीम इवेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराया। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में वो पहुंची हैं। साथ ही साथ महिला टेबल टेनिस टीम क्वार्टर फाइनल में वो हार गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि भारतीय हॉकी महिला टीम ने वेल्स को 3-1 से हराया है। साथ ही आगे आपको बता दें कि बॉक्सिंग की बात की जाए तो हसमुद्दीन आसानी से जीत गए। और आपको बताते चलें कि लॉन बॉल की बात करें तो भारत और माल्टा का मैच टाई रहा है। स्क्वॉश की बात करें तो सौरभ घोषाल ने पुरुष सिंगल्स में श्रीलंका को हराया। सौरभ घोषाल ने श्रीलंका के शमिल वकील को 3-0 से मैच में हरा दिया है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का दूसरा दिन भारत के लिए काफी खास रहा, क्योंकि स्वर्ण पदक भारत के नाम हुआ है। बर्मिंघम में भारत का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता, जबकि संकेत वेट लिफ्टिंग में 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का पहला कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। और इस बीच आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। परमहंस रामचंद्र दास को श्रद्धांजलि देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां उन्होंने परमहंस दास को श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में सीएम योगी ने माथा टेका है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अयोध्या पहुंचे और सबसे पहले राम मंदिर आंदोलन के महानायक रहे परमहंस रामचंद्र दास को
सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां दर्शन पूजन भी उनके द्वारा किया गया है। और अब खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि स्कूल में पानी भर जाने की वजह से बच्चे उसमें खेलते और जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे थे, और इसी के ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी प्रतापगढ़ डॉक्टर नितिन बंसल ने प्रकरण की जांच करवाई है। हालांकि अभी सच क्या है और क्या झूठ है ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आपको बता दें कि प्रमुखता के साथ आर्या न्यूज पर यह खबर चलाई गई थी, जहां पर स्कूल पानी में डूबा हुआ नजर आया। यहां पर ये बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे पानी में डूबते हुए, और इसी बीच इस खबर को जब प्राथमिकता से चलाया गया तो इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, और इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय अंतु देहात का जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छोटे बच्चे पानी में कूद रहे हैं, वो विद्यालय सन 2000 में बना हुआ है। उसके सामने एक 3 फीट ऊंची सड़क है और लगभग 3 फीट की ऊंचाई में डिग्री कॉलेज 3 तरफ से बना हुआ है, जिसकी वजह से विद्यालय गहराई में होने के कारण वहाँ पे जल भराव हो रहा है और जल निकासी का कोई रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में वहाँ पे ये वीडियो वायरल हो रहा है कि वहाँ के शिक्षक कार्य प्रभावित है, जबकि ऐसा नहीं है। वहाँ के शिक्षक के द्वारा 27 जून को ही, चूंकि उसमें इस तरह की समस्या आ सकती है, जल भराव हो सकता है, क्योंकि बाकी अगल बगल के का एरिया ऊपर होने से ये समस्या आ सकती है, तो शिक्षक ने बीईओ से अनुमति लेके वहाँ के बच्चों का शिक्षण कार्य पड़ोस के लगभग 500 मीटर दूर विद्यालय बहेलियापुर में शिफ्ट कर दिया है, जहाँ पे उनका शिक्षण कार्य प्रभावी रूप से चल रहा है। जो बच्चे उसमें खेलते हुए या कूदते हुए दिख रहे हैं वो उस विद्यालय के नहीं हैं, वे वहाँ के स्थानीय ग्रामीण जो हैं वो बच्चे हैं। जल भराव कैसे हुआ ये जांच का विषय है, जिसके लिए हमने 2 सदस्यीय समिति बनाई है जो इसकी जांच करी, उसकी रिपोर्ट देगी, उस पर आगे कार्रवाई होगी। और फिलहाल हम और इस बीच मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट असहाय और निर्धनों को छत मुहैया कराने का अब उन्हीं बेघरों के लिए जान का दुश्मन बन गया है। बता दें आपको कि शनिवार को ही मिल एरिया थाना क्षेत्र के पीछे बनी हुई काशीराम कॉलोनी में बारिश के दौरान एक छज्जा गिर गया। गनीमत ये रही कि उसके नीचे कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। वहां आपको बता दें कि अपनी जान को जोखिम में डालकर ये कई गरीब परिवार रह रहे हैं, और इसी की शिकायत कई बार जिला प्रशासन से की गई, लेकिन हर बार उन्हें आश्वासन ही मिला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंटें बिखरी हुई हैं, ये छज्जा गिरा है बारिश के चलते, और गनीमत ये रही कि वहां पर लोग मौजूद नहीं थे उस वक्त, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और पीड़ितों की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला लाने की कोशिश की गई है, कई बार शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और ना ही इस छज्जे की मरम्मत करवाई गई थी, और इसी के कारण आज आखिरकार बारिश में ये छज्जा ढह गया है। बारिश हो रही थी, हल्की सी बारिश हुई, छज्जा ये बहुत जर्जर था, इसी कारण ये छज्जा गिर गया। अच्छा, अगर छज्जों की बात की जाए तो नीचे भी छज्जा है, वो भी जर्जर स्थिति में, ज्यादातर यहाँ छज्जे जर्जर स्थिति में है। कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार प्रशासन है, यहाँ के आला अधिकारी हैं, जिनको कई बार छज्जे कॉलोनी के उनको बताया भी गया, एप्लीकेशनें भी दी गई, लेकिन कभी कोई मामला कहाँ बन जाएगा आशीर्वाद आश्वासन दिया करते हैं। पूरी कॉलोनी जर्जर स्थिति में है, बहुत डर के साए में लोग जी रहे हैं यहाँ। कौन जिम्मेदार है? ये सरकार जिम्मेदार है, यहाँ के प्रशासन जिम्मेदार है, आला अधिकारी जिम्मेदार। और धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की एक ऐसी करतूत सामने आई है जिसने मरीज की जिंदगी को जोखिम में डाल दिया। दरअसल एक स्टाफ नर्स की ये कहानी है, जहां पर डिलीवरी होनी थी, लेकिन लेबर पेन के साथ भर्ती हुई महिला और उसका ऑपरेशन किए जाने की सलाह डॉक्टर ने दे दी। उसके बाद पोटी में ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, और इस बीच ऑपरेशन थिएटर में महिला के लिए तैयारियां भी की जा रही थी, और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर मरीज समेत अन्य स्टाफ नर्स पर भड़क उठे और अभद्रता करने लगे, और इसके बाद मरीज को ऑपरेशन थिएटर में तड़पता हुआ छोड़कर डॉक्टर वहां से भाग निकले, और ऐसे में मरीज की जिंदगी आफत में आ गई। बता दें आपको कि ऑपरेशन थिएटर में तैनात स्टाफ नर्स और अन्य डॉक्टर इस सोच में पड़ गए कि आखिर अब इस मरीज के साथ क्या किया जाएगा। ऐसे में
ये भी सोच में पड़ गए सभी स्टाफ नर्स की अब आखिर महिला का क्या होगा, क्योंकि ऐसे में इसकी डिलीवरी कैसे होगी ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आया। कैसे ऑपरेशन किया जाएगा ये भी चिंता का विषय बन गया। और ऐसे में चौंका देने वाली तस्वीर एक डॉक्टर के सामने देखने को मिली है, जहां पर डॉक्टर के लिए ये बेहद शर्मनाक है। लोगों का भरोसा तोड़ा गया यहां पर और ऐसी तस्वीरों के सामने लोगों की उम्मीद भी टूटती हुई साफ नजर आई है। आज मेरे साथ ऐसा था कि मैं यहाँ पे लेबर पेन के साथ एडमिट हुई थी और लेबर पेन के साथ जब मैं एडमिट हुई तो उसके बाद लेबर पेन प्रोग्रेस में हुआ तो मुझे डॉक्टर ने सलाह दी कि हम LSCS करवा लें या ऑपरेशन की सलाह दी। तो मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, वहाँ पे सब कुछ सेटअप था। हमारे साथ 2 स्टाफ और थे जो कि लेबर रूम पे थे, तो वो भी हमारे साथ वहाँ पे चले गए ऑपरेशन थिएटर में। तो फिर जब वो ऑपरेशन थिएटर में गए तो वहाँ पे जो एनेस्थेटिस्ट थे जो बेहोशी के इंजेक्शन देते हैं, तो उन्होंने बोला सिस्टर आप बाहर चले जाइए, लेकिन जो उनका बोलने का तरीका था वो अच्छा नहीं था। यहाँ तक ही नहीं, उसके बाद मैं लेबर पेन में थी, लेबर टेबल में भी थी। तो एक्चुअली जो प्रकरण आप बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में आया है कि एक एनेस्थेटिस्ट द्वारा एक पेशेंट जो कि स्टाफ नर्स भी थी, उनका ऑपरेशन करने के एनेस्थेसिया लगाने के लिए कुछ विरोध किया गया है। प्रकरण मेरे संज्ञान में आया और इसमें एक एग्जाम्पलरी कार्रवाई करी जाएगी। और इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। कैश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायकों से जुड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि कैश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 विधायक और कांग्रेस ने उन पर अब बड़ी कार्रवाई की है। कैश के साथ पकड़े गए तीनों विधायकों को पार्टी ने निलंबित कर दिया है और कांग्रेस पार्टी ने भारी नकदी के साथ पकड़े गए अपने तीनों विधायकों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से ही उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया है। बता दें आपको कि झारखंड कांग्रेस के महासचिव और प्रभारी अवनीश पांडे ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है और जो तीनों आरोपी विधायक हैं उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया है। आपको बताते चले झारखंड से खबर सामने आई है, जहां पर झारखंड कांग्रेस के महासचिव और प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीनों आरोपी विधायकों पर यह कार्रवाई की गई है। और देवास से खबर है, जहां पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप सामने आया है। आरोप यह है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने इस युवक को बस स्टैंड स्थित चौकी में ले जाकर जमकर मारपीट की। आरोप यह भी है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी नशे में थे और इसी को लेकर पीड़ित युवक और करणी सेना के लोगों ने रात को ही कोतवाली थाने पर जाकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले को लेकर आवेदन भी दिया गया और जिम्मेदारों ने 2 दिन में कार्रवाई का भरोसा दिया है। हालांकि पीड़ित कृष्णपाल चावड़ा और उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया है कि शनिवार को बस स्टैंड पर स्थित ट्रैफिक चौकी के बाहर वो अपने भाई को लेने के लिए खड़े हुए थे, जो कि इंदौर से आ रहा था, और उसी दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी आया और उनके साथ अभद्रता कर चौकी के अंदर ले जाकर उसके साथ जमकर मारपीट की गई। ऐसा पुलिस चौकी जो है बस स्टैंड वाली, वहाँ पे बेफालतू में पुलिस वाले ने मुझे मारा। नशा कर रखा था उन्होंने और अंदर ले जाके चौकी में ले जाके मारा, मेरे को मारपीट करी। कब की बात है ये सुबह 11:30 बजे बाद। किस बात को लेकर मारपीट? कुछ भी नहीं, ऐसे क्यों यहाँ पे क्यों खड़े हो, मैंने कहा भाई साहब मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि चल अंदर चल चौकी में, और चौकी में ले जाके मारने लग गए। उसके बाद मैं यहाँ पे आया कोतवाली में, तो कोतवाली में मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी इन्होंने, सिर्फ आवेदन दिया और बोला कि ठीक है करेंगे हम कार्रवाई। आप बस स्टैंड काहे के लिए गए थे? मैं भाई को लेने गया था, इंदौर से आ रहा था। तो कितने बजे की घटना है? 11:30 बजे। अच्छा, तो बस स्टैंड के अंदर खड़े थे या बाहर खड़े? बाहर की साइड खड़ा था, चौकी के सामने पास में। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे भैया? भैया इंदौर से आ रहा था और मैं घर से जमुनानगर मकान है मेरा। विवाद हुआ जब वो आ गए थे क्या? हाँ वो आ गए थे, भाई मेरा आ गया था, मैं निकल ही रहा था, बस इतने में वो अंदर सर से बात हुई है, अभी उनने वहाँ पे बात करी हुई है, सोमवार तक उनको सस्पेंड करने का बोल दिया है। बोले यदि कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम लोग आगे भी इस चीज़ को बढ़ावा करेंगे, लाइन अटैच करेंगे। किससे बात करी थी? वहाँ के जो जो थे उनसे बातचीत हुई है। हाँ, एफआईआर के लिए अड़े हुए थे। हाँ एफआईआर जी एफआईआर करना था। हाँ, क्या कदम रहेगा अगर सुनवाई नहीं होगा? बिल्कुल सर, हम आगे घेराव करेंगे और बड़ा
और इस बीच अधीर रंजन का स्पीकर को पत्र, बिना शर्त के माफी मांगे स्मृति ईरानी। बड़ी खबर सबके सामने आ रही है। अधीर रंजन से जुड़ी ये खबर है, जहां अधीर रंजन ने स्पीकर को पत्र लिखा है और इस पत्र के दौरान उन्होंने कहा है कि बिना शर्त के माफी मांगे स्मृति ईरानी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, हाल ही में चर्चाओं में रहा अधीर रंजन का मामला, उसमें अब एक पत्र जारी किया गया है जो कि अधीर रंजन ने स्पीकर को लिखा है। यहां पर आपको बता दें कि अधीर रंजन का स्पीकर को यह पत्र है, जहां उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी बिना शर्त के माफी मांगे। बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्लाने का आरोप उन्होंने लगाया है और साथ ही राष्ट्रपति के नाम को गलत तरीके से लेने का मुद्दा और शांत न होने का नाम ले रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के नाम को लेकर यह मुद्दा शुरू हुआ था और यह मुद्दा अभी तक शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, जहां पर बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी लगातार हमलावर हैं। बीजेपी पार्टी के तमाम दिग्गज इस बात को लेकर अधीर रंजन पर और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर रहे हैं, जिस तरीके से राष्ट्रपति के नाम को लेकर विवाद शुरू हुआ। और इस बीच अब अधीर रंजन की तरफ से स्पीकर को ओम बिरला को यह पत्र लिखा गया है, जहां उन्होंने कहा है कि स्मृति ईरानी बिना शर्त के माफी मांगे और इस मुद्दे को बढ़ाया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर स्मृति ईरानी से बिना शर्त के माफी जारी करने का आह्वान किया है। उन्होंने स्मृति ईरानी पर राष्ट्रपति के लिए श्रीमती जैसे आधार सूचक शब्दों का इस्तेमाल किए बगैर बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्लाने का आरोप लगाया है। और इस बीच खबर आगरा से है, जहां ड्यूटी में तैनात सीआरपीएफ जवान के अचानक गोली लगने से जवान शहीद हो गया है। दिल्ली में पीएम सिक्योरिटी सचिवालय में जवान कालीचरण शर्मा, जिनकी उम्र 50 साल बताई जा रही है, वो शहीद हो गए। AK-47 की टेक्निकल समस्या के कारण अचानक फायर होने की वजह से जवान को गोली लग गई थी। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो आपको बता दें कि किसानों से जुड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रेल ट्रैक पर डटे हैं किसान। SKM के किसान इस वक्त रेल ट्रैक पर डटे हुए हैं। पंजाब में रेल ट्रैक पर ये किसान डटे हैं और आपको बता दें कि 3 बजे तक ये आंदोलन चलने की जानकारी सामने आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह के बैनर तले किसानों ने रविवार की सुबह 11 बजे से धरना शुरू किया और इसी बीच ये धरना जारी है। कहा जा रहा है कि शाम 3 बजे तक ये धरना रहेगा और किसानों ने 3 बजे तक रेल पटरी पर धरना लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पंजाब में रेलवे ट्रैक पर ये किसान जमा हुए हैं। SKM के बैनर तले और भारतीय किसान मोर्चा के बैनर तले ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से ही धरना प्रदर्शन जारी रहा, जहां पर तमाम किसान इकट्ठा हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर ये किसान बैठे हैं और बताया जा रहा है कि 3 बजे तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर सामने आई है कि कांवड़ियों के जत्थे का CO सिटी भदोकर पुलिस ने स्वागत किया है। रायबरेली में प्रयागराज नेशनल हाईवे बाईपास मुंशीगंज चौराहे पर CO सिटी वंदना सिंह और भदोकर इंचार्ज समेत कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए गए। अधिकारियों ने कांवड़ियों को नाश्ता भी करवाया और फिर सभी को तिरंगा झंडा देकर विदा किया है। हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और प्रशासन का बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट कर रहे हैं। और हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री माननीय उत्तर प्रदेश, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि उनके ही कर कमलों द्वारा यह अच्छी सुविधा की उपलब्धि हुई हम लोगों को। कितने सालों से आप जा रहे हैं? हम लोग 10-12 साल से जा रहे हैं। तो इस तरह का स्वागत समारोह पहले कभी हुआ? इस तरह का स्वागत सम्मान पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी सरकार में नहीं हुआ, जो आज ये भाजपा सरकार में हो रहा है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए आज जो है रायबरेली पुलिस प्रशासन ने जो है वो पूरी तैयारी की है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से कांवड़ियों में एक उत्साह नजर आ रहा है और पुलिस प्रशासन ने पूरी कमर कस ली है इनके स्वागत के लिए। हमारे साथ कुछ कांवड़ियाँ आई है, इनसे जानते हैं कि आज जो प्रशासन ने इनका स्वागत किया ये कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम चौरसिया। राधेश्याम जी, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? ग्राम पोस्ट रहवा, जिला रावली, थाना हरचंदपुर के रहने वाले हैं।
हम बाबा धाम की कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं। आज यहाँ रास्ते में जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन के लोगों ने आपका स्वागत सम्मान किया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। 24 सालों से मैं बराबर लगातार कार्टून जा रहा हूँ। पहली बार आज 25वें साल प्रशासन माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहूँ। प्रशासन का भी आभार है। पहली बार मेरा लोगों का इतना बड़ा स्वागत और सम्मान हुआ है। इन लोगों हमारे साथ एक लोग और है, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी, आप जो है कैसा महसूस कर रहे हैं आज प्रशासन के द्वारा स्वागत सम्मान? जी अच्छा हुआ, स्वागत सम्मान अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल रहा है और इनके उत्साह में ही ये बम बम भोले के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज रायबरेली। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। योग के द्वारा भारत एक बार फिर से विश्व गुरु बनने की भले ही अग्रसर है, लेकिन इसी बीच तंत्र विद्या में विश्वास रखने वाले कभी कभी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर पर स्थित सोनभद्र जनपद में घटित हुई है। यहाँ भूत प्रेत के शक पर एक महिला को जूता चप्पल की माला पहनाकर उसका सिर मुंडवा दिया गया और मुंह पर चूना और कालिक पोतकर पूरे गांव में इस महिला को घुमाया गया है। इस संबंध में पुलिस का एक कहना है कि घोरावल थाना क्षेत्र के पड़वनिया गांव की एक घटना है, जहां पर पीड़िता ओझाई के चक्कर में आई थी और इसके बाद गांव के लोगों ने उसके साथ इस तरह से सलूक किया है। जूते चप्पल की माला पहनाकर और मुंह पर कालिक और चूना पोतकर इस महिला को पूरे गांव में घुमाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस महिला का सर भी मुंडवाया गया है। कल शाम को एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 154/22 है, 143, 323, 504, 506 धारा 500 और 509 IPC में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो क्या मामला था और कब का मामला? ग्राम पड़वनिया पड़ता है, थाना घोरावल क्षेत्र में। वहाँ पे ओझाई का मामला था। ये जो पीड़िता है ये गल्लू देवी, ये ओझाई के चक्कर में आई थी। तो जो ओझा था उस समय हुबलाल, ये घटनाक्रम था 21 मई का, और जैसे ही थाने के संज्ञान में आया तो हुबलाल जो ओझा था उसको 22 मई को 151 में चालान किया गया था। तब इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। अब शिकायत आई है तो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और विलंब से जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें मैं भी जांच कर रहा हूँ। और अब आगे बढ़ेंगे फतेहपुर की ओर, जहां पर से मामला सामने आया है कि फतेहपुर जनपद के विकासखंड खजुआ मुख्यालय का यह मामला है। यहां पर लगभग 40 सालों से पूर्व प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उमाशंकर दीक्षित के द्वारा कस्बे में पेयजल की सुचारू व्यवस्था को चलाने के लिए जल निगम के अंतर्गत 2 नलकूपों और 1 टंकी का निर्माण करवाया गया था। इस योजना के तहत कस्बे के साथ 16 गांव की पेयजल योजना थी, पर धीरे धीरे जल निगम की उदासीनता के चलते व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस व्यवस्था के ध्वस्त होने के साथ ही 16 गांव की तो बात छोड़िए, अब खजुआ कस्बे को ही पेयजल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। अगर देखा जाए तो कस्बे की कुल आबादी लगभग 10,000 के आसपास है, लेकिन यहां पर लोग अभी भी पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। खजुआ के जहाँ सबसे बड़ी यदि कोई समस्या आ रही है तो पेयजल की समस्या है, जो 50 वर्षों पुरानी यहाँ पानी टंकी जिससे 16 गांवों की एक सप्लाई है पानी की, उसके लिए यहाँ पर पूरी तरीके से महीने 2-3 महीने हो जाते हैं, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि कभी एक मोटर फूक जाती है, कभी दूसरी फूक जाती है। इस तरीके से लोगों को पानी की व्यवस्था से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। इसके लिए कई बार हम लोगों ने विभागीय या जो वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उसके कई सदस्यों को हम लोगों ने सूचित किया है। यहाँ तक कि माननीय मंत्री जी जो साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं, विधायक जी राजेंद्र पटेल जी हैं, उनको हम लोगों ने लिखित दिया है, जिस पर कई भाजपा के खुद सदस्यों ने हमारे पास एक पत्र है, उसके माध्यम से हम लोगों ने बहुत बार उनको सूचना भी दी है। कई भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का खुद का भी हस्ताक्षर है पानी की समस्या को लेकर, मगर आज तक उन्होंने मुझे आश्वासन ही दिया है, उस पर कोई हल नहीं निकाल पाए। 8 दिनों का अब इसमें साहब हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी बहुत पीड़ित आदमी पानी की वजह से। तो पानी नहीं आ रहा, कितने दिनों से नहीं आ रहा? ये आ रहा कम से कम 2 महीने से। तो आपने किसी जल निगम के अधिकारियों को अवगत कराया इस मामले को? अब साहब हम तो किया नहीं, हम तो यही देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है, तो देख रहे हैं कि पानी नहीं आ रहा है। तो फिर आप पीने के लिए पानी कहाँ से लाते हैं? यहाँ से 100 मीटर।
और सोनभद्र के बीजपुर में स्थित एनटीपीसी रेहिंद परियोजना, जो कि विद्युत उत्पादन में देश और प्रदेश की एक प्रमुख इकाई है, विद्युत उत्पादन के साथ साथ उच्च गुणवत्ता वाली फ्लाई ऐश ईंटों का निर्माण भी प्रमुखता से यहाँ किया जाता है। एनटीपीसी रेहिंद के द्वारा रोजाना लगभग 20,000 फ्लाई ऐश से ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं और इससे प्लांट से निकलने वाले खराब ऐश का उपयोग भी हो पा रहा है। पिछले साल एनटीपीसी रेहिंद के द्वारा लगभग 84 लाख फ्लाइंग ऐश ईंटों का उत्पादन किया गया और इनका उपयोग एनटीपीसी रेहिंद के परिसर और नगर परिसर में किया गया है। आपको बताते चलें कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स के उपयोग से न केवल उर्वरा मिट्टी का संरक्षण होता है, बल्कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। साथ ही साथ बताते चलें आपको कि एनटीपीसी रेहिंद ISI मार्क फ्लाई ऐश ईंटों को आसपास के शहरों और क्षेत्रों में लाल ईंट के कम मूल्य पर बेचने पर विचार कर रहा है और इसी के साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी इसका विक्रय किया जाएगा। कीमत जो है वो लाल ईंटा के बराबर से काफ़ी कम है। मतलब लाल ईंटा कीमत अभी हमें पता नहीं है कितना क्या कीमत मिलता है, बट हमारे यहाँ का जो ऐश ब्रिक जो बन रहा है इसका कीमत लगभग जो है 3.25 रुपया पड़ेगा हमारे यहाँ पे फैक्ट्री पे। अगर जिसको ले जाना है उसको अलग से ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस लोडिंग करना पड़ेगा, पर हमारे यहाँ पे 3.25 रुपया पड़ेगा। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट है। हम तो चाहेंगे जो भी ब्रिक यूज़ करता है, जो भी ईंटा यूज़ करने वाला, जो भी यूजर्स है, जैसे बिल्डर्स हो, बाकी छोटा छोटा जो हमारा जो मकान बनाता है वो लोग भी जो है ना ईंटा का यूज़ करें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, प्लस इससे क्या होगा जो राख का यूज़ भी हो जाएगा, इस्तेमाल भी सही इस्तेमाल भी होगा, सबको अच्छा होगा, देश के लिए भी अच्छा होगा। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करा दे। संजय राउत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त ही बता रहे हैं आपको कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि ईडी जिस तरीके से छापामार कार्रवाई कर रही है, उसी दौरान अब संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं संजय राउत। ईडी के सवालों के जवाब देने से उन्होंने मना कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ईडी दफ्तर जाने से भी संजय राउत ने इनकार कर दिया है। पात्रा चाल घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत पर ईडी का शिकंजा अब कसता जा रहा है। बता दें आपको कि रविवार को ही ईडी की टीम सुबह 7 बजे राउत के भांडुप स्थित घर पर पहुंची है, जहां पिछले 6 घंटे से उनके घर पर जांच एजेंसी की छापेमारी लगातार जारी। और इसी बीच राउत के वकील उनके घर पहुंचे हैं। ईडी ने जांच पड़ताल के बाद उन्हें अंदर जाने दिया है और अब ईडी ने संजय राउत पर जांच में सहयोग न करने का आरोप लगा दिया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।